रासायनिक संयोजन के नियम, उसमें हमने पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक स्थिर अनुपात का नियम पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं गुणित अनुपात का नियम। किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा। ठीक है, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था इसको। ठीक है, और इस नियम की खास बात क्या है? नियम क्या कहना चाहता है कि आप देखते हैं कि कई तत्व जो है मिलकर अनेक यौगिक बनाते हैं, यानी अनेक जो है कई तत्व मिलकर, यानी दो तत्व मिलकर जो है एक अनेक प्रकार के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो जो उनके जो अनुपात है, यानी द्रव्यमानों के जो अनुपात हैं वो क्या है कि एक निश्चित, यानी एक तत्व है जो निश्चित, उसका जो निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के जो है वो द्रव्यमान से सहयोग कर रहा है, तो उस तत्व जो निश्चित है जिसका द्रव्यमान उसका उसके सामने जो सहयोग कर रहा है उसके साथ है, उन दोनों के अंदर जो है यानी दूसरे जो तत्व है उसके जो अनुपात हैं वो क्या होंगे, यानी उसके सभी यौगिकों के एक सरल अनुपात में होंगे वो। ठीक है, तो हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे, बिल्कुल जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी एक तत्व है जिसका निश्चित द्रव्यमान है और उस निश्चित द्रव्यमान से दूसरा जो तत्व है उसके साथ कई यौगिक बना रहा है, तो उन सभी यौगिकों में जो उनका जो अनुपात होगा उस दूसरे यौगिक का, वो एक सरल अनुपात पाया जाएगा, यानी एक सरल अनुपात में वो क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसको लिखते हैं इस नियम के अनुसार जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व से संयोग करता है। दूसरे तत्व का दूसरे तत्व के द्रव्यमानों, ऐसे लिख देते हैं, दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सरल अनुपात होता है। ठीक है, यानी दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व से संयोग करता है। ठीक है, तो दूसरे तत्व जो है, दूसरा तत्व जिससे पहले तत्व जो संयोग कर रहा है जिसका निश्चित द्रव्यमान का जो द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो क्या होता है, एक सरल अनुपात होता है। कैसे, उसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है आपका क्या, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर, ठीक है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर एक से ज्यादा यौगिक बनाते हैं। पहले तो हम उन यौगिकों के नाम लिख देते हैं। क्या, एक हुआ N2, ठीक है, दूसरा होगा आपका NO, यानी पहले तो इसका नाम लिख देते हैं नाइट्रस, इसका इस तरह से अलग से नाम लिख देते हैं N2O, इस तरफ नाम लिख देते हैं इनके नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तीसरा हो गया
नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, चौथा हो गया आपका N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, और एक हो गया आपका N2O5 नाइट्रोजन हमने देखा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, अब इनके द्रव्यमानों के अनुपात देख लेते हैं। एक तरफ नाइट्रोजन का द्रव्यमान, एक तरफ ऑक्सीजन का द्रव्यमान। इन सब में इसमें नाइट्रोजन कितने हैं? 2। एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो होता है तो कितना होता है? 28 ग्राम। ठीक, आगे पढ़ेंगे द्रव्यमान, एक बार आप याद रख लीजिए, क्योंकि जो लगभग जो है इन छोटे तत्वों में क्या होता है कि जितना इनका परमाणु क्रमांक होता है उससे लगभग दुगना मान दिया जाता है एक नाइट्रोजन का यानी किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या भार जो है। ठीक है, तो हम इसको 28 मान लेते हैं। तो यानी यहाँ पे जो है 14 होता है, 28 तो 2 का हो गया, 28 हो गया। ठीक है, 2 का। और इधर ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 16, तो उसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो आप लिखेंगे कितना जो है, सॉरी परमाणु क्रमांक होता है 8 और द्रव्यमान कितना होता है 16। ठीक है, और इधर आते हैं हम, इसके जो नाइट्रोजन कितने, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और ऑक्सीजन कितनी है 1, इसका कितना होता है 16। ठीक है, इधर नाइट्रोजन कितनी है 2 का कितना होता है 28। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर 3 का, 1 का कितना होता है 16, तो 2 का कितना 32, 3 का कितना हो गया 48। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन 2 28। ठीक है, ऑक्सीजन जो है कितने हैं 4, तो 16 चौके 64। और इसके बाद नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कितने हो गए, यहाँ पे कितने जो है 28 नाइट्रोजन के, और इसके कितने हो गए 80। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं, ये अनुपात हो गए इनके। अब इसको सरल अनुपात में चेंज कर लेते हैं। कितना, जैसे इसका सरल अनुपात कितना आता है 28 वो और 16, तो इसको काटें तो आप कितना आता है 14:8। इसका कितना आता है 14:16। ठीक है, एक बार के लिए इतना ही लिखते हैं हम, 14 के रेशियो रखना चाहते हैं नाइट्रोजन को 14 के हिसाब से। ठीक है, ये 14 अनुपात कितने हो गए जो है 24। ठीक है, ये कितने हो गए 14 अनुपात जो है 32, और ये कितने हो गए 14 अनुपात 40। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। तो नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान है, नाइट्रोजन का हमने पढ़ा था कि निश्चित द्रव्यमान, ये वो निश्चित द्रव्यमान है। और इससे दूसरा कौन सहयोग कर रहा है ऑक्सीजन, तो दूसरे तत्व है, दूसरा तत्व है कौन है आपका ऑक्सीजन, तो इसके ये द्रव्यमान हो गए। अब इस द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा, एक निश्चित सरल अनुपात होगा, तो वो कितना होगा कि आप देखिए 8 अनुपात 8, 16 और 24 और 32 और जो है आपका 40। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1:8 से करें 2:3:4:5, तो वो एक क्या होते हैं सरल अनुपात में होते हैं। इस तरह से हम इस नियम का क्या करते हैं सत्यापन कर सकते हैं, इस उदाहरण से समझ सकते हैं, सत्यापन भी कर सकते हैं। अगले उदाहरण है आपके SO2 व SO3। ठीक है, छोटा सा उदाहरण है, ये देख लेते हैं। इसमें SO2 और एक SO3, सल्फर का अनुपात कितना होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड नाम हो जाते हैं इनके। सल्फर जो है उसका भाग 32 होता है। ठीक है, एक सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, तो उसका भार कितना हो जाएगा 32। ठीक है, यहाँ पर भी सल्फर कितनी है 32। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, भार कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, ये इस तरह से इनके अनुपात हो गए। अब ये तो एक निश्चित अनुपात, निश्चित द्रव्यमान वाली बात हो गई, यानी निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते।
वो दूसरे जो तत्व हो गया कौन सा, उसके सरल अनुपात में संयोग करते हैं। तो दूसरा जो है इसमें अनुपात कितना होगा, मान लीजिए आप इसको किसी एक सरल संख्या से काटे हैं, तो इसको मान लीजिए आप 16 से काटें तो कितना आता है, 16 दूनी 32, और ये कितना आता है 16 3 48। ठीक है, ये 16 जो है से किया आपने ये, और ये कितना आ गया 2:3। ये भी क्या होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं। अगला है गेलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो गेलुसेक है, नाम तो गेलुसेक ने ही दिया था। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, गेलुसेक द्वारा ही किया गया। ठीक है, ये याद रखना, गेलुसेक द्वारा। ये नियम क्या कहता है कि आप समान ताप दाब पर जो गैसें आपस में रिएक्शन करती हैं, मान लीजिए समान ताप व दाब पर गैसें आपस में रिएक्शन करती है, तो उनके जो अनुपात हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में वो क्या करती है, संयोग करती है। ठीक है, लिख सकते हैं समान ताप व दाब पर जब गैसें संयोग करती है या बनती है, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। क्या होता है, निश्चित ताप व दाब पर जब गैसें संयोग करती है या बनती है, ठीक है, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होंगे, सरल अनुपात में होंगे। आप इसका उदाहरण ले सकते हैं कि H2 + Cl2, ठीक है, और क्या बनता है 2HCl। तो यहाँ पे ये भी क्या है, गैस, ये भी क्या है, गैस, और बन रही है वो भी क्या है, गैस है। ये गैसीय पर लागू होता है, ध्यान रखना ये भी। ठीक है, मैंने पहले लिख दिया गैसीय आयतन संबंधी नियम। ठीक है, बाकी ठोसों के आयतन के ऊपर इस नियम को लागू नहीं किया जा सकता। कुछ नियम ऐसे ही होते हैं जो गैसों पर ही लागू होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक आयतन, इसमें भी एक आयतन, और मिलकर कितने आयतन बना रहे हैं, 2 आयतन। अनुपात कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ 1 और 1 2 मिला लें, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे N2 + 3H2, और बनती क्या है 2NH3। तो यहाँ पर भी ये भी गैस, ये भी गैस, और ये भी गैस नहीं बनती है। तो इसमें भी कितना आयतन है, 1 आयतन, इसमें कितने 3 आयतन, और इसमें कितने 2 आयतन। ठीक है, ये हो गया। तो एक आयतन। तो अब आप देखिए इनको, इनके अनुपात कितने अनुपात है, 1:1:2। ठीक है, और इनके आयतनों के अनुपात है, इसके आयतन के अनुपात कितने हैं, 1:3:2। ठीक है, तो ये आयतन किसमें होंगे, सरल अनुपात में होंगे। ठीक है, ये इस तरह का नियम है, किसके द्वारा, गेलुसेक के द्वारा दिया गया। अवोगाद्रो का नियम, 5वां नियम है। नॉर्मल सी बात है, किसने दिया था, अवोगाद्रो ने दिया था। ठीक है, इस बेचारे के साथ भी वही बात जो ग्रेगर जॉन मेंडल के साथ हुआ, आनुवंशिकी में। आनुवंशिकी मेंडल का नाम आपने कई बार सुना होगा। तो उसके भी प्रयोगों को जो है वो बाद में ख्याति मिली जब वो चला गया दुनिया से। इसमें भी ऐसा ही हुआ कि इसके प्रयोग करने के कई साल बाद जो है इसके प्रयोगों को जो है वो उजागर किया गया है, समझा गया बाद में, पहले समझा नहीं गया लोगों ने। ठीक है, समझा नहीं इसके प्रयोगों को। कैनिजारो को जो है इसका श्रेय दिया जाता है। कैनिजारो नाम के एक व्यक्ति ने जो है वो अवोगाद्रो की जो परिकल्पनाएं हैं उनको समझा और दुनिया के सामने उसको दोबारा से लाए। ठीक है, तो इसकी जो परिकल्पना है ये क्या कहता है, समान ताप दाब पर जो है
वो सभी गैसें एक निश्चित अनुपात में क्या करती है, संयोग करती है, यानी संयोग करती है। तो उनके जो अणु हैं, अणुओं की जो संख्या है वो क्या होती है, समान होती है। इस अवोगाद्रो ने जो नियम दिया था वो एक बर्जेलियस का जो नियम था उसमें थोड़ा सा करेक्शन किया हुआ था। इससे पहले बर्जेलियस ने क्या नियम दिया था कि समान ताप और दाब पर सभी गैसें जो संयोग करती है तो उनमें जो अणुओं की जो संख्या होती है, अवोगाद्रो ने अणुओं की संख्या कहा था, बर्जेलियस ने कहा था कि उसमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। क्योंकि डाल्टन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसमें कहा गया था कि परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। इसलिए अवोगाद्रो ने क्या किया, परमाणु शब्द को हटाकर क्या जोड़ दिया, वहां पे अणु शब्द जोड़ दिया। इतना सा करेक्शन किया और इसकी जो परिकल्पना है वो आगे के सिद्धांतों में या जो है परमाणु के बारे में और जानकारियां प्राप्त करने के में काम आएगी। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि समान ताप व समान दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या नियम था, समान ताप व दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस नियम की महत्व को बहुत समझना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास एक पात्र में ये गैस है, ठीक है, दूसरे में ये दूसरी गैस है, इसमें ए गैस है, इसमें बी गैस है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसका भी आपने 1 लीटर लिया है, इसका भी 1 लीटर लिया है, ठीक है, दोनों गैस लीटर में ली गई है 1 लीटर में, तो आप ए और बी गैस जो है उसके अंदर अणुओं, ये कह रहा है कि समान ताप और दाब पर आपने इसके ऊपर एक जैसा ताप लगाया, ठीक है, इसमें भी दोनों में क्या है, समान ताप लगाया और समान ही क्या लगाया, दाब लगाया। दाब भी एक जितना, ताप भी एक जितना दोनों में, ठीक है, आयतन भी एक जितना, तो इनके जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी। माना मैंने कहा कि इसमें 1 करोड़ अणु, इसमें भी कितने होंगे, 1 करोड़ ही होंगे, न 1 करोड़ से कम होगा न 1 करोड़ से ज्यादा होगा। ये है इस अवोगाद्रो परिकल्पना की महत्व, और इसी से अवोगाद्रो संख्या निकल कर आई, इसी से मोल संकल्पना को समझाने में बहुत जो है बड़ी भूमिका रही इस सिद्धांत की। इसलिए अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बिल्कुल 2 लाइनों का सिद्धांत है लेकिन अपने आप में बहुत महत्व रखता है ये सिद्धांत, ठीक है। तो अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं आप, जो है एक उदाहरण अगर देखें, H2 प्लस Cl2 2HCl, ठीक है, और इसके अंदर कितने आयतन हैं, 1 आयतन, इसका भी कितना है, 1 आयतन, और इसका कितना है, 2 आयतन, ठीक है। इसके अंदर कितने अणु हैं, कितने अणु हैं, हाइड्रोजन का 1 अणु, इसके अंदर भी क्लोरीन का कितना है, 1 अणु, मिलकर कितने बना रहे हैं, 2 अणु, ठीक है। दोनों का अगर सेम आयतन लिया जाता है तो अणुओं की संख्या भी दोनों में क्या होती है, समान होती है, ये परिकल्पना करती है, ठीक है। और अगर अणु की जो है, अगर हम कहते हैं कि अणु को आधा कर दें, 1/2 अणु, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, 1/2 अणु, ठीक है। और तो यानी हम इसको समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 अणु। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप समान ताप और दाब को जो है, अगर अणुओं की संख्या गिनने जाएंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे आधे अणु कर दिए, यहाँ पर भी आधे कर दिए, तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा, इसकी तुलना में आधा ही आयतन प्राप्त होगा। इससे कह सकते हैं कि अणुओं की संख्या समान ताप और दाब पर अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, इसमें निश्चित आयतन के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आपने थोड़ा बहुत तो जो है पहले की क्लासों में पढ़ा होगा, हम इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं, एक बार और पढ़ते हैं, और इसको हमें काम में लेना होता है क्योंकि इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। डाल्टन ने पहला पॉइंट क्या कहा था कि परमाणु एक
इसने ये कहा था कि यह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जैसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु यानी एटम कहते हैं, जिसको आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो परमाणु एक क्या होता है, अविभाज्य अनडिवाइडेबल जो है पार्टिकल होता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि सभी तत्व परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, सभी तत्व किनसे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। एक जैसे मतलब उनका रंग, रूप, आकार, द्रव्यमान आदि जो गुणधर्म है, सारे के सारे गुणधर्म क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। अर्थात उन परमाणुओं का रंग, रूप, आकार यानी उनका रंग, रूप, आकार, द्रव्यमान और अन्य भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, क्या, अन्य भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भी एक जैसे होते हैं। ये बात कही डाल्टन ने, बहुत ही अच्छी बात है ये कि आप मान लीजिए एक लोहे का परमाणु लीजिए और दूसरा ही लोहे का परमाणु लीजिए, दोनों परमाणुओं की तुलना करेंगे तो उनके रंग, रूप, आकार, द्रव्यमान, उनके भौतिक गुण, ठीक है, ताप, दाब आदि गुण सहन करने वाले गुण, रासायनिक यानी वो रासायनिक अभिक्रियाओं में किस तरह से भाग लेते हैं आदि गुण क्या होते हैं, सारे के सारे एक जैसे होते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही जो है डाल्टन ने ये भी। चौथा जो है वो क्या है आपका, चौथा पॉइंट ये देखते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न भिन्न गुणधर्म रखते हैं। यानी ये जो बात लिखी है ना, इससे उल्टा हो गया, ये तो एक ही तत्व की बात कर रहे थे, एक तत्व के सभी परमाणु, हम कह रहे हैं अलग अलग तत्वों के। आपने कॉपर और लोहा ले लिया, तो कॉपर के परमाणु और लोहे के परमाणु की तुलना करेंगे तो आप उसमें बहुत सारे अंतर पाएंगे। तो इसलिए उन परमाणुओं के गुणधर्म क्या होंगे, एक दूसरे से भिन्न भिन्न होंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। पांचवा और इसका सिद्धांत का आखिरी पॉइंट ये है कि डाल्टन ये कहता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो नष्ट होते हैं और न ही बनते हैं। परमाणु नहीं बनते हैं, ध्यान रखना, केवल वे पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यानी अपना स्थान बदल लेते हैं, एक से छोड़ के दूसरे के पास चले गए। ठीक है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया परमाणु में तो नष्ट होते हैं न ही बनते हैं। जैसे आज तक बच्चे क्या करते हैं, एक स्कूल छोड़ते हैं दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, बस वो वैसे ही रहते हैं, बस वो क्या है कि पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, वही बात है, तो केवल वे पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये डाल्टन की परिकल्पना होगी। इसमें इसका उपयोग क्या है, यानी इसका उपयोग क्या है इस परिकल्पना का, रासायनिक, अभी जो हमने पीछे पढ़े थे
संयोजन के नियमों को समझाने में, यानी इसका उपयोग क्या है, रासायनिक संयोजन के नियमों को समझाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये इसका उपयोग हो गया। आगे देखते हैं इस सिद्धांत की क्या कमियां। ठीक है, इसमें कुछ कमियां भी रही। तो एक तो ये खूबियां तो हमने पढ़ ली कि ये रासायनिक संयोजन के नियम को समझाने में सफल रहा है, यानी इसकी व्याख्या करने में उपयोग किया जाता है ये सिद्धांत जो है। ठीक है, लेकिन ये जो है गैसीय आयतन संबंधी अभिक्रिया को समझाने में असफल रहा। यानी गैसीय जो अभिक्रियाएं है ना, उनको समझाने में ये सिद्धांत क्या रहा, असफल रहा। गैसीय अभिक्रियाएं जैसे गैसों के अणुओं के बीच में जो अभिक्रियाएं होती है, उनको ये नहीं समझा सकता। दूसरा कह सकते हैं यह सिद्धांत परमाणुओं के संयोजन को भी नहीं बता सका। यानी परमाणु किस तरह से संयोजित होते हैं, यानी जुड़ते हैं, उसको ये नहीं बता सका। यानी उसको बताने में यह सफल रहा। कुछ कमियां भी है, कुछ खूबियां भी है, कुछ बातें अच्छी भी है, कुछ कमियां भी होती है, लेकिन कमियां तो होती है।